नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए पाठ द्वितीय ऑनर्स के पेपर पंचम का अध्ययन कर रहे हैं और पेपर पंचम में हम ये देख रहे हैं कि अफीम युद्ध क्या थे। सुदूर पूर्व में नवीन साम्राज्यवाद या चीन में यूरोपीय देशों का प्रवेश। 15वीं शताब्दी के अंतिम दशक में जब वास्को डी गामा ने भारत का मार्ग खोज निकाला तो पुर्तगालियों ने चीन पहुंचने का प्रयास किया। इतिहासकार बस ने अपनी पुस्तक द फार ईस्ट में उपयुक्त ही लिखा है कि चीन में 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली, 17वीं शताब्दी में डच, 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश जाति का प्रभुत्व था। 1500 ईस्वी के आसपास तक चीन व्यापार, कला, विज्ञान के क्षेत्र में यूरोप से भी अग्रणी बना रहा, इसलिए वह अपनी सभ्यता पर गर्व करता रहा। परंतु मार्को पोलो के वर्णन से यूरोप के व्यापारी चीन की ओर आकर्षित हुए। भारत की भांति वहाँ भी यूरोपवासी प्रथम व्यापारी के रूप में ही आए थे तथा यहाँ भी सर्वप्रथम पुर्तगाली ही आए थे। 1519 में थॉमस फिरोज के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल पेकिंग पहुंचा। थॉमस फिरेस को बंदी बना लिया गया। 1523 में उसे कैंटन में ही बंदी के रूप में इस लोक से विदा लेनी पड़ी। इस समय पेकिंग में मिंग वंश का कांटी सम्राट था। उसने पुर्तगालियों को अपने से हीन समझते हुए अन्य स्थानों से भी निष्कासित कर दिया। पुर्तगालियों को चीन के नगरों से निकालने का परिणाम ये निकला कि वे वहां कोई बस्ती नहीं बसा सके, परंतु कैंटन के समीप एक द्वीप को उन्होंने अपने व्यापार का केंद्र अवश्य बना लिया। 1557 में उन्होंने मकाओ पर अधिकार अवश्य कर लिया और आज भी यह उन्हीं के अधिकार में है। भारत की भांति पुर्तगाल निवासियों ने अन्य यूरोप के देशों के व्यापारियों के लिए चीन के मार्ग खोल दिए। 1557 में स्पेन वासी फिलीपींस से चीन आए और व्यापार में हाथ बटाने लगे। डच और अंग्रेजों ने भी पुर्तगाल और स्पेनिश लोगों का अनुसरण किया। अमेरिका भी इस दौर में पीछे नहीं रहा, परंतु उसका यहाँ पदार्पण 1784 में हुआ। 1689 में फ्रांस का जहाल कैप्टन पहुंचा तथा 1732 में स्वीडन का भी एक जहाज चीन आ गया। इन घटनाओं से स्पष्ट है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक यूरोप के कई देशों के लोग चीन आ गए और उनके यहाँ आने का मूल कारण चीनी संपदा का दोहन करना था। नवीन साम्राज्यवाद में धर्माधिकारियों का सहयोग। नवीन साम्राज्यवाद के प्रसार में विद्यार्थियों, सरकार का सहयोग कम, व्यापारियों और धर्माधिकारियों का अधिक रहा। चीन में पाश्चात्य प्रभुत्व स्थापित करने में धर्माधिकारियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रारंभ में तो धर्म प्रसारकों को मिंग वंश के शासकों ने कोई महत्व नहीं दिया, लेकिन 1662 में मांचू वंश का कांग हसी सम्राट बना। उसने 1772 तक शासन किया। उसने ईसाई धर्माधिकारियों के साथ उदार व्यवहार किया। परिणामतः 2 लाख कैथोलिक पादरी चीन में प्रवेश पा गए और उन्होंने लाखों चीनियों को ईसाई धर्म में दीक्षित कर लिया। कांग हसी ने बहुत से ईसाइयों को उच्च पद पर आसीन कर दिया, परंतु ये मधुर संबंध अस्थायी रहे। अब हम ये देखते हैं कि इन संबंधों में कटुता कैसे आई और जो कि अफीम युद्ध का कारण भी बनी। 1700 ईस्वी के उपरांत चीन में कन्फ्यूशियस के विचार पुनः लोकप्रिय होने लगे। चीनी सम्राट ने ईसाई धर्माधिकारियों से कहा कि वह अपने प्रवचनों में कन्फ्यूशियस को उचित स्थान दे। धर्माधिकारियों ने इस आदेश को स्वीकार कर लिया, परंतु पोप के विरोध के कारण वे ऐसा नहीं कर सके। इसके परिणाम स्वरूप कांग हसी उनसे क्रुद्ध हो गया। उसके उत्तराधिकारी भी ईसाई विरोधी रहे। 1736 में चिएन लुंग शासक बना। वह 1796 तक राज्य सत्ता में रहा। उसने ईसाई धर्माधिकारियों को बहुत परेशान किया, उन्हें धर्म प्रसार की सुविधाएं प्रदान नहीं की। धर्माधिकारी केवल करदाता समझे गए। उन्हें चीनी शासक को दंडवत करने के लिए बाध्य किया गया। इससे वे नाराज हो गए
इसी अंतराल में अफीम का व्यापार कटुता का कारण बना, जिसके फलस्वरूप 1839 में प्रथम अफीम युद्ध हुआ। इसकी समाप्ति 1842 की नानकिंग संधि से हुई। इस संधि की शर्तें इस प्रकार है। पहला, हांगकांग द्वीप इंग्लैंड को मिल गया, जो आज भी उसी के पास है। अंग्रेजों को कैप्टन के अलावा अमाय, फूचो, निपगो, शंघाई बंदरगाह भी मिल गए। यहाँ वे बस सकते थे और अपना व्यापार कर सकते थे। चीन ने अंग्रेज अधिकारियों के साथ समानता का व्यवहार करना स्वीकार कर लिया। चीन की व्यापारिक संस्था को हांग भंग कर दी गई। आयात निर्यात के सामान पर चुंगी लगाने की व्यवस्था स्पष्ट कर दी गई। 12 साल बाद इस संधि को दोहराने का प्रावधान भी रखा गया। चीन में बसने वाले लोगों को, अंग्रेजों को विशेषाधिकार प्राप्त हुए। उनके अभियोग अब केवल अंग्रेज ही सुन सकते थे। चीन के सम्राट को धार्मिक सहिष्णुता की घोषणा करनी पड़ी तथा कैथोलिक धर्माधिकारियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करनी पड़ी। इति नमस्कार।